अच्छे मित्र, उन्होंने बताया कि हरिवंश राय बच्चन की जो मदिरा है चैतन्य की ज्वाला है। क्या है? चैतन्य की ज्वाला, यानी जिसमें चेतनता है उसमें उसको झंकृत कर देने वाली है, और झंकृत करने के साथ जिसे पीकर मृत्यु भी जीवित हो जाती है। आप देखिए कैसी विरोधाभासी बातें कही जा रही हैं। उसका सौंदर्य बोध देश काल की क्षण भंगुरता को अतिक्रम कर शाश्वत के स्पर्श से अम्लान और अनंत यौवन है। यानी मधुशाला जो है अनंत यौवन की प्रतीक है। ये बात पंत जी ने कही। यह निस्संदेह बच्चन के अंतरतम का भारतीय संस्कार है जो उसके मधु काव्य में अज्ञात रूप से अभिव्यक्त हुआ है। बच्चन की मदिरा गम गलत करने या दुख को भुलाने के लिए नहीं है, वह शाश्वत जीवन सौंदर्यबोध और शाश्वत प्राण चेतना शक्ति की सजीव प्रतीक है। यानी सुमित्रानंदन पंत जो उनके अनन्य मित्र हैं, उनका मानना है, बड़े से बड़े रचनाकारों का मानना है कि मधुशाला जो है वह एक नया अर्थबोध भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, हिंदी कविता को दिया है। लेकिन उस रूप में न देख करके जो वैसे आलोचक हैं सतत हरिवंश राय बच्चन को टीका टिप्पणियों की नज़र से देखते रहे। मित्रों, हरिवंश राय बच्चन एक ऐसा कवि जो मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण ये भी रचनाएं लिखा है। हरिवंश राय बच्चन एक ऐसा कवि जिन्होंने 10 द्वार से सोपान, उनके गद्य को भी आप देखिए, मधुशाला में काव्य भाषा के वैभव को आप देखिए और लोक जीवन के मर्म को समझिए, लोक जीवन की तमाम आपाधापियों को देखिए और फिर आप देखिए किस तरह से लक्षणाएं और व्यंजना के माध्यम के द्वारा वे लोक जीवन की शाश्वतता को भी हमारे सामने रेखांकित करते हैं, रूपायित करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो कबीर ने कहा था कि नारी तो हम भी करी जाना ना ही विचार, जब जाना तब परिहरी नारी बड़ी विकार। आप नारियों वाला दृष्टिकोण ही देखिए। हरिवंश राय बच्चन पहली पत्नी हो या दूसरी पत्नी हो, दोनों पत्नियों के प्रति उनका जो सौहार्द भाव रहा है वह सौहार्द भाव अनमोल रहा है। उसे हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। जिस तरह से श्यामा जी को यक्षमा और उसके बाद वो अतड़ियों की समस्या और ऑपरेशन, जिस कसमकस जिंदगी में परिश्रम करके 20 रुपया महीने कमाते थे और श्यामा जी का पूरा देख रेख किया, उसी तरह से तेजी बच्चन जो है वो साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी लाहौर में, उनसे उन्होंने प्रेम किया, विवाह किया 24 जनवरी 1942 को। लेकिन उनका जीवन आपने देखा होगा 2003 में हरिवंश राय बच्चन दिवंगत हुए हैं, तेजी बच्चन बाद में दिवंगत हुई हैं। लेकिन ये भरा पूरा जीवन रहा है और उस भरे पूरे जीवन में उन्होंने औरत और पुरुष, पति और पत्नी, दाम्पत्य जीवन की जो समरसता व्यक्त की उसे हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर से। आज का जो नारी विमर्श वाला दृष्टिकोण है, उन नारी विमर्श वालों को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक बार हरिवंश राय बच्चन की जो जीवनी है, आत्मकथा है, 4 खंडों में उसे पढ़ें, उनके गद्य को देखें, उनके पद्य को देखें, मधुशाला की उन रुबाइयों को देखें जो रुबाइयाँ आपके जीवन में एक सहज जीविसा पैदा करती हैं, एक अलग प्रकार की ललक पैदा करती हैं। आप देखिए बच्चन जी की लाइन है, जला हृदय की भट्टी खींची मैंने आंसू की हाला, छल छल छलका करता इससे पल पल पलकों का प्याला, आंखें आज बनी है साकी गाल गुलाबी पी होते, कहो न बिरही मुझको मैं हूँ चलती फिरती मधुशाला। मित्रों, क्या गजब दृष्टिकोण है, क्या गजब प्रकार का जेस्चर है। भाव भंगिमा को बिहारी ने कहा था ना, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लद याद भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात। आप देखिए हरिवंश राय बच्चन को, आप देखिए तब आपको पता चलता है उनका गाल क्या है, गाल गुलाबी पी होते, कहो न बिरही मुझको मैं हूँ चलती फिरती मधुशाला। यानी ये तमाम नायिकाएं, जो नायिकाओं के जो प्रकार हैं उसे भी आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से लोग जो है जीवन को जीने के लिए ललकते हैं। बूंद बूंद के हेतु कभी तुझको तरसाएगी हाला, कभी हाथ से छिन जाएगा तेरा यह मादक प्याला, पीने वाले साकी की मीठी बातों में मत जाना,
मेरे भी गुण यूं ही गाती, एक दिवस थी मधुशाला। यानी मधुशाला का जो सामंजस्य परक, सौमनस्य परक, सार्वभौमिक जो संदेश है, विश्व बंधुत्व का जो संदेश है, उस संदेश को लोक जीवन से जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वह मधुशाला है। इसलिए उनकी काव्य भाषा की सहजता को भी आप देखते जाइए। वो काव्य भाषा लोक जीवन और लोक वृत्तियों और जनमानस की चेतना को बदलने का काम कैसे कर रही है, इसे भी रेखांकित किया है हरिवंश राय बच्चन ने मित्रों। इसलिए जब भी आप हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का अध्ययन करें, अनुपान करें, पठन करें, यूट्यूब पर देखें या मीडिया के किसी भी माध्यम से वो करें या पुस्तकों के माध्यम से पढ़ें, तब आप ध्यान रखिए मधुशाला तो एक प्रतीक है, प्रतीक है। हाला, साकी, इसके प्रतीकात्मक अर्थ को भी समझने की कोशिश करें। अगर इसे आप समझते हैं तो आप समझिए आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और वही मधुशाला है, उसके लिए आप देखिए स्वर्ग की कल्पना आप करते हैं, स्वर्ग हम आपने देखा नहीं है। कहाँ गया वह स्वर्गिक साकी, कहाँ गई सुरभित हाला, कहाँ गया स्वप्निल मदिरालय, कहाँ गया स्वर्णिम पाला, पीने वालों ने मदिरा का मूल्य हाय कब पहचाना, फूट चुका जब मधु का प्याला, टूट चुकी जब मधुशाला। यानी अब आप देखिए ये जो मधुशाला है, जीवन रूपी मधुशाला है, वह स्वर्गिक है मित्रों। आपने देखा होगा दिलीप महाराज से पूछा गया कौन सुखी है, उन्होंने कहा अर्थागमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खडजीव लोकस्य सुखानि राजन। यानी कहने का मतलब यह है कि हरिवंश राय बच्चन के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ, विडंबनाएं आती रही, लेकिन फिर भी वे जीवन को कितना समरस बनाते रहे। मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपने देखा होगा मीडिया में भी आया कि जब अमिताभ बच्चन बीए करने के बाद आवारा की तरह घूम रहे थे तो वहाँ मित्रों के साथ बैठ कर के दिल्ली में उन्होंने बात करते थे क्या करें क्या न करें, बड़े असमंजस में थे। और उस समय एक बच्चे ने कहा ये तो भाई हमारे माँ बाप की गलती है जो हमें पैदा कर दिया। यह बात उन्होंने जाकर किससे कही? अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन से कही। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन को डांटा नहीं, अगर जी न्यूज़ या किसी चैनल पर है आप देखिएगा, डांटा नहीं, बड़े बड़े प्रेम से। जब अमिताभ बच्चन सो गए तो उन्होंने कविता कि बेटा जब तुम्हें पुत्र हो तो उससे पूछ कर पैदा करना। यानी मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, किसी ने पूछकर मुझे पैदा नहीं किया है। यानी जिंदगी की कसम में मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि पिताजी मुझको पैदा क्यों किया। उन्हीं की लाइन है, हरिवंश राय बच्चन की लाइन है मित्रों। कहने का मतलब यह है कि जीवन में तमाम प्रकार की विसंगतियां, तमाम प्रकार की चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन चुनौतियों को लड़ने का साहस भी अगर कोई देती है तो मधुशाला देती है। आप हरिवंश राय बच्चन को आप देखिए, हरिवंश राय बच्चन कहीं भी, हम लोगों ने तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को प्रत्यक्ष रूप में सुना है। जो आनंद मधुशाला को सुनने में उस समय था, वही आनंद आज मन्ना डे में मिलता है। आप यूट्यूब पर जाएंगे, मिलेंगे मन्ना डे में। आप अमिताभ बच्चन के माध्यम से सुनिए या पुरानी सीडी डीवीडी हरिवंश राय बच्चन की हो, उसमें आप देखिए। यानी मधुशाला को लेकर के भले ही शंकाएं और कुशंकाएं आलोचकों द्वारा की जाती रही हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में मधुशाला का एक अप्रतिम स्थान है, जो सांप्रदायिक सौहार्द, समानता, बंधुत्व का एक नया पाठ, एक नया अध्याय हमें सिखाती थी तब भी, और आज 2017 में भी सिखा रही है। मित्रों दूसरी स्थिति आप देखिए, अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला। हर युग की चुनौती होती है। तुलसी ने कहा था बूढ़े ही सकल समाज, प्रथम ही चढ़े जो मोह बस। तुलसी ने कहा था, लेकिन आज कहाँ समाज डूबा? आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच है, मैं आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा हूँ। इसलिए हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के माध्यम से आप देखिए, अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वह मधुशाला। दिक्कत क्या है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को स्वीकार नहीं करती है। हालांकि नई पीढ़ी इतनी टैलेंटेड है
कि उसमें कुछ ना कुछ है। आप देखिए हरिवंश राय बच्चन चाहते तो अमिताभ बच्चन को डांट सकते थे, मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कविता लिखी और अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्रीज में आए तो उन्होंने खुद कहा कि मैं 3-3 4-4 शिफ्ट करके जब सुबह 6 बजे मैं आता था तो पिताजी कहते थे बेटा ये क्या कर, तो मैं बोलता था अरे पिताजी पैसा बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है। ये बात किसी समय हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन को बोलते थे और जब बम्बई आए अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन यही बात अपने पिता से, और दरवाज़ा वहाँ पर हरिवंश राय बच्चन खोलते थे और वहाँ पर दरवाज़ा अमिताभ बच्चन खोलता था दिल्ली में। कहने का मतलब यह है कि मित्रों हर दृष्टिकोण से ही आप देखेंगे मधुशाला को उन्होंने गंगा जल बना दिया, ये आप देखिए। और राम तेरी मैली गंगा तेरी ग्राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। उन्होंने तो बहुत पहले कहा था, या पंत ने कहा था, तनुअंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, एक नायिका बना दिया था। हरिवंश राय बच्चन ने ऐसा नहीं कहा, कहा भैया गंगा जल मेरे मुंह में मत डालना, मेरे मुंह में क्या डालना, मधु का प्याला डाल देना, मधु डाल देना। इसलिए मैं को करके शुद्ध दिया, अब नाम गया उसको हाला, मीना को मधुपात्र दिया, सागर को नाम गया प्याला। क्यों न मौलवी चौके बिचके, तिलक त्रिपुंडी पंडित जी, मैं महफिल अब अपना ली है मैंने करके मधुशाला। पंडित, मौलवी और पादरी, आप देखिए कितने दगाबाज होते हैं, आप देख लीजिए पंडित मौलवी। इसीलिए कबीर ने कहा पंडित बात बधनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। बड़ी विडंबना की उन्होंने। तुलसी ने भी कहा है मित्रों, क्या कहा कि नारी मुई धन संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भयो सन्यासी। आप ध्यान दीजिए कि आदमी साधु कौन होता है। हरिवंश राय बच्चन पहली पत्नी मरी तो ठीक है, सामाजिक पारिवारिक मान्यताओं के आधार पर दूसरी शादी उन्होंने तेजी बच्चन से की और अपने जीवन को, भारतीय जीवन को, तभी तो ये फिल्म स्टार हरिवंश राय बच्चन का जो लड़का है अमिताभ बच्चन आपको मिला। कहने का मतलब इस भारतीयता को भी समझिए, उनके जीवन के माध्यम से हरिवंश राय की भारतीयता को समझने की कोशिश की जाए, तब आपको पता चलेगा कि मधुशाला में क्या ताकत है। आप देखिए काव्य भाषा की ऐसी लचक, अर्थ संप्रेषण की ऐसी अद्भुत क्षमता, कितने मर्म जता जाती है, बार बार आकर हाला, कितने भेद बता जाता है, बार बार आकर प्याला, कितने अर्थों को संकेतों से बतला जाता साकी, फिर भी पीने वाले को है एक पहेली मधुशाला। मित्रों ये पहेली है, उन्होंने कहा ये पहेली है, इस पहेली को आप समझ नहीं पाएंगे। मित्रों आपने ध्यान दिया होगा कि मधुशाला यानी शराब पीने का एक आनंद होता है। हालांकि मैं भी शराब नहीं पीता हूं, लेकिन हर चीज़ का अपना एक नशा होता है, और चाहे आईटी का नशा हो, चाहे टेक्नोलॉजी का नशा हो, चाहे मैथ का नशा हो, चाहे वो मिसाइल मैन का नशा हो, चाहे वो गणित का नशा हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, जब तक आपको नशा नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। हरिवंश राय बच्चन उसी जीवन को, एक समरस जीवन को बनाने के लिए जिंदगी से सतत जद्दोजहद करते रहे, और इसीलिए उन्होंने कहा जिन अधरों को छुए बना दे मस्त उन्हें मेरी हाला, जिस कर को छू दे कर दे विक्षिप्त उसे मेरा प्याला, आंख चार हो जिसकी मेरे साकी से दीवाना हो, पागल बनकर नाचे वह जो आए मेरी मधुशाला। आप जानते हैं कि आज भी हमारी आंखों का कमाल है, लेकिन अगर किसी लड़की का मर्डर होता है तो हम वहाँ शराब पीते हैं। उस शराब की बात हरिवंश राय बच्चन कभी नहीं करते हैं, उस शराब की बात करते हैं, उस मधुशाला की बात करते हैं जो मधुशाला विश्वबंधुत्व, राष्ट्रीयता, जो मधुशाला सांस्कृतिक परिवेश, जो मधुशाला धार्मिक सौहार्द का एक अच्छा वातावरण पैदा करती है, वही उनकी मधुशाला की काव्य भाषा में झलकता है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला क्या है, कैसी है, किस रूप में है, और उनका चाहे गद्य हो या पद्य हो, उसमें एक लब्बोलुआन चुनौतीपूर्ण जिंदगी जीने का एक नशा भी आपको सतत दिखाई पड़ेगा।
आप देखेंगे, एक उदाहरण मैं हरिवंश राय बच्चन के ही माध्यम से आप कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। पर यह सच तो यह है कि हम लोग अमोढ़ा के कायस्थ हैं, जो अपने आचार विचार के कारण अमोढ़ा के पांडे कहलाते हैं, और जिनके यहाँ यह किंवदंती है कि यदि कोई शराब पिएगा तो कोढ़ी हो जाएगा। यह भी नियत का एक व्यंग है कि जिन्होंने मदिरा न पीने की इतनी कड़ी प्रतिज्ञा की थी, उनके ही एक वंशज ने मदिरा की वकालत की। फ्रायड होते तो कहते मधुशाला गायक के गायक को इसी वंश में उत्पन्न होना था। मधुशाला की लोकप्रियता मेरे लिए भी एक समस्या है। मैं उसे सैकड़ों हजारों की सभा में सैकड़ों बार सुना चुका हूं, पर आज भी जब कहीं कविता सुनाने खड़ा होता हूं तो 100 से जनता मधुशाला की मांग करती है। सबसे अधिक मेरी पुस्तकों में वह सबसे अधिक मधुशाला ही पढ़ती भी है। एक बात सूझी ऐसा प्रसिद्ध है कि शराब जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे ज़्यादा नशीली होती जाती है। आप देखें, उन्हीं की लाइन है, बहुतों के सिर 4 दिनों तक चढ़कर उतर गई हाला, बहुतों के हाथों में 2 दिन छलक छलक रीता प्याला, पर बढ़ती तासीर शुरा की साथ समय के इससे ही, और पुरानी होकर मेरी और नशीली मधुशाला। आपने ध्यान दिया होगा 27 नवंबर और 18 जनवरी दोनों प्रोग्राम अमिताभ बच्चन करते हैं, और बहुत अच्छा, उसमें तरह तरह के गायक, उसमें नीरज भी आते हैं, तरह तरह के गायक और कवि आते हैं, अपनी अपनी यादें आपके साथ शेयर करते हैं। हरिवंश राय बच्चन की यह मधुशाला और उसकी काव्य भाषा की जीवंतता आपको सतत जीवन जीने की ललक पैदा करती है। वह एक ऐसा नशा है, मधुशाला का एक ऐसा नशा है जो भारतीय सांस्कृतिक परिवेश की एक नई पृष्ठभूमि, नए शब्द और नए स्वर और व्यंजनों के माध्यम से उभारती है। आपने ध्यान दिया होगा, भारतीयता क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट है, सूक्ष्म है, लेकिन इस सूक्ष्म को काव्य भाषा में ढालने का काम किसने किया? हरिवंश राय बच्चन ने किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि साम्यवाद, समाजवाद, ये तो दुनिया में टॉलस्टॉय और ये लोग बात कर चुके हैं, कार्ल मार्क्स, लेकिन एक्चुअल में वास्तविक रूप से देखा जाए तो साम्यवाद और समाजवाद की जो प्रथम पाठशाला है वह मधुशाला है। मधुशाला को इस नए परिप्रेक्ष्य में लक्षणाएं और व्यंजनाएं और प्रतीकों के माध्यम से समझने की कोशिश है मित्रों, और उनकी काव्य भाषा ऐसी संप्रेषणीय है जहां किसी भी प्रकार का व्यवधान आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मित्रों, अब समय मेरा हो चुका है और मैंने मधुशाला